वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। तो दोस्तों, असिस्टमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन जो बीएड का लेक्चर चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग अभी शुरू में वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो नहीं भी रिपीट हुए हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे अपनी तरफ से। तो शुरू करते हैं। देखिए, मापन का जो इंट्रोडक्शन था वो मैं आपको दे चुका हूँ। अब जो ये क्वेश्चन है 2017 में आया था, शैक्षिक मापन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी है। मतलब मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन हम लोग कहते हैं कि क्या हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, ये आखिर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जीवन चाहे कैसा भी हो, उसके प्रत्येक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें मूल्यांकन का महत्व है, इवोल्यूशन का महत्व है। आपको पता है हम लोग इवोल्यूट होके ही आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। पहले हम लोग कैसे थे, आदिवासी टाइप के लोग थे, इवोल्यूट हो के आज हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में पहुंच पाए हैं। ठीक है। और अब देखिए, एवोल्यूशन जो हम लोग कोई भी बातें अपने जीवन में सीखते हैं, ठीक है, वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं। कई बार हमारे लक्ष्य को पूरा करती भी हैं, कई बार नहीं भी पूरा करती हैं। अब मान लीजिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका लक्ष्य है कि आपके अच्छे नंबर आए। तो आपका लक्ष्य वो पूरा हो रहा है, आपका परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये किससे पता चलेगा? ये पता चलेगा मूल्यांकन से। ठीक है, कि आखिर क्या हुआ है, आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया है। तो मूल्यांकन को हम लोग मूल्य प्लस अंकन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो शब्द से बना है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। मूल्यांकन को हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक वितरण, मतलब व्यक्ति ने जो उपलब्धि ली है, ठीक है, उसकी मात्रात्मक विवरण जो है वो हम लोग देखेंगे। या व्यक्ति की योग्यता है, उसको योग्यता को हम लोग क्या मानते हैं? गुण मानते हैं। उपलब्धि क्या होती है? आपने क्या डिग्री की है, आपने बीएससी करी है, तो उसमें कितने परसेंटेज हैं, तो वो मात्रा होगी, मात्रा में नापोगे इसे। उपलब्धि को मात्रा में नापोगे कि 60% है, 70% है, या बीएड किया है तो 50% है, 60% है। योग्यता को आप लोग किस में नापोगे? गुण में नापोगे। ठीक है, कि आपकी योग्यताएं हैं, ठीक है, उसको कैसा गुण है आपका, गुणों में, ठीक कैसे। और फिर व्यक्ति की उपलब्धियों और योग्यताओं दोनों। देखिए, पहले में आपको उपलब्धि देखनी है, फिर योग्यता, फिर उपलब्धि और योग्यता दोनों, इसका मूल्य निर्धारण। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी मूल्यांकन में। इस प्रकार अब देखिए, इससे हम क्या समझते हैं कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब निरंतर मतलब हमेशा चलेगी मूल्यांकन। हमेशा आप कहीं ना कुछ सीखेंगे और कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। तो हमेशा मूल्यांकन हम लोग कर सकते हैं कभी भी कि इसमें कितना चेंज आया। ठीक है। मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ठीक, मूल्यांकन के अंतर्गत विषय वस्तु व उपलब्धि के साथ ही रुचि भी होती है, विचार भी होता है, दृष्टिकोण भी होता है, कार्य प्रणाली भी होती है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक अनुकूलन भी होता है। मतलब ये सब चीज़ें भी होती हैं कि आपकी रुचि क्या है, आप वो काम करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, आपका विचार क्या है। ठीक है, आप उस किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि हाँ ये मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ है, घाटे की चीज़ है, कार्य प्रणाली क्या है, किस तरीके से आपने पैटर्न बनाया है, ये सब इसमें आएगा। ठीक है, समाज के लिए अनुकूल है या नहीं है, चिंतन क्या है, आप कैसे सोचते हैं उसके बारे में, तो ये सब किस में आ जाएगा? मूल्यांकन में आ जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बीएड में आपको ये कोई लिमिट नहीं है कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ या जो बुक में लिखा है सिर्फ आपको वही करना है। आप इसमें अपनी लैंग्वेज भी जोड़ सकते हैं। बस लैंग्वेज जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, बढ़ा चढ़ा के लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए, अच्छा अच्छा लिखिए, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आगे देखिए, मूल्यांकन के अंतर्गत उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण किया जाता है कि आपका जो उद्देश्य है कि आखिर आप क्या चाहते हैं वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। मूल्यांकन के अंतर्गत अधिगम अनुभवों की उपयोगिता के साथ साथ इस तथ्य को निर्धारण किया जाता है कि वह उद्देश्य की पूर्ति में कहाँ तक सहायक रहे हैं। अब मतलब जो आपने जो भी किया है, ठीक है, जो भी पढ़ा है, उसको, उसकी मतलब अनुभव है, अनुभव में उसकी उपयोगिता तो है ही, ठीक है, उसकी कहीं ना कहीं उपयोगिता तो है ही। उसके साथ साथ जो आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में उसका क्या फ़ायदा है, कहाँ तक वो आपकी हेल्प कर रहा है, ये सब किस में आ जाएगा? मूल्यांकन में आ जाएगा। अब देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन, एजुकेशनल इवोल्यूशन। देखिए, शिक्षा का प्रमुख कार्य बालक को संपूर्ण मानव बनाने हेतु व्यवहार में परिवर्तन लाना है। अब मान लीजिए आपने देखा होगा, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो वो अनपढ़ रहेगा, उसके व्यवहार कैसा रहेगा? बेकार। तो देखिए, हाँ, जो बच्चा है अगर उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ उसका व्यवहार अलग होगा, और जो पढ़ा लिखा होगा उसका व्यवहार अलग होगा। तो उसको मतलब बिल्कुल मानव को हम लोग मानते हैं कि मानव एक सभ्य इंसान है। ठीक है, मानव जो जाति है वो एक सभ्य है। तो उसे सभ्य बनाने के लिए हम लोग क्या मानते हैं? सिविलाइज करने के लिए उसको, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, अब उससे इसीलिए हम लोग उसे पढ़ाते हैं। इसीलिए जो टॉपिक आता है आपका एजुकेशन इवोल्यूशन, यानी शैक्षिक मूल्यांकन। तो देखिए, यह तीन यह परिवर्तन तीन प्रकार के होते हैं, जैसे जन्मजात क्षमताओं में परिवर्तन, ठीक है, अज्ञान से ज्ञान में परिवर्तन, और अभिप्रेरणा से आदर्शों में परिवर्तन। जन्मजात क्षमताओं में परिवर्तन मतलब देखिए, बच्चों में कभी ना कभी जन्मजात कोई ना कोई होती है क्षमता। जैसे कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं जन्म से ही गाना अच्छा गाते हैं,
या भागते अच्छा हैं या पढ़ने में उनकी रुचि कुछ ज़्यादा ही होती है, बहुत जल्दी चीज़ें समझते हैं, तो उसको उन क्षमताओं को वो बढ़ाती है। एजुकेशन एवोल्यूशन जो है, शैक्षिक मूल्यांकन जो है उन चीज़ों को बढ़ाती है। अगर आप उन्हें और पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उनकी ये क्षमताएँ जो हैं बढ़ेंगी। अज्ञान से ज्ञान है मतलब कोई, अब छोटे पे आपको कोई ज्ञान नहीं होता, आपको क्या पता होता कि आपके शरीर में कितनी हड्डी हैं, या आपका कहते हैं खाना कैसे पचता है, कई सारी चीज़ें हैं जो आप जिनका ज्ञान आपको नहीं होता। और क्या कहते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे लोग, क्यों लोग कमाते हैं, आखिर क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, तो ये सब अज्ञान है। अज्ञान से ज्ञान में परिवर्तन होता है, और अभिप्रेरणा से आदर्शों में, ठीक है, कि क्या कि क्या सही है क्या गलत, इस सब चीज़ों में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के परिवर्तन समुचित रूप से करने के लिए मूल्यांकन का सहारा लेना आवश्यक है। इन 3 प्रकार को परिवर्तन को करने के लिए मूल्यांकन का जो सहारा है आपको लेना आवश्यक है। तो मूल्यांकन कैसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मापित मूल्य का अवलोकन करके उसकी उपयोगिता या मूल्य का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। शैक्षिक मूल्यांकन में केवल विद्यार्थी की ही जांच नहीं है, बल्कि मतलब शिक्षण पद्धति, देखिए शैक्षिक मूल्यांकन में क्या है कि ये नहीं कि विद्यार्थी क्या कर रहा है, विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसका मतलब नहीं कि आपको ये भी देखना है कि शिक्षण पद्धति कैसी है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, क्या पढ़ रहे हो आप लोग, आपके काम का है भी या नहीं है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक कैसी है आपकी, शैक्षिक साधनें जो आपको मिल रही हैं उनकी जाँच होनी चाहिए, और यहाँ तक कि आपका जो शिक्षक है उसको भी जाँचना चाहिए, ठीक है। कि वो सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया को बालक और समाज दोनों की दृष्टि से उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। जो शिक्षण प्रक्रिया है वो ये नहीं कि सिर्फ बालक की दृष्टि से, मतलब जो बच्चा है सिर्फ उसके लिए उसे ये लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, जो समाज है उसको भी इम्पोर्टेंट लगना चाहिए कि हाँ जो हमारा बच्चा पढ़ रहा है या ये जो बच्चे पढ़ते हैं वो सही है, उनके लिए सही है, ठीक है। देखिए आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर बीच बीच में कोई डेफिनेशन आती हैं तो अगर इनमें से एक भी डेफिनेशन आप रखते हैं, लिखते हैं पेपर में, तो इसका जो है असर थोड़ा अलग पड़ता है। जैसे ये रेमर्सन गेस की है, रेमर्सन गेस की लिखते हैं, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय है उसका ही प्रयोग किया जाता है। मतलब मूल्यांकन में क्या है, व्यक्ति हो चाहे समाज हो, ठीक है, दो या दोनों में, दोनों की दृष्टि से जो भी अच्छा होगा, जो भी सबसे उत्तम होगा उसी का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। एक तो क्योंकि देखिए व्यक्ति है उसकी खुद की कोई ना कोई सोच होगी, और समाज है उसकी भी खुद की कोई ना कोई सोच होगी, तो दोनों की नज़र में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, हम उसी का प्रयोग करेंगे, या तो दोनों को मिला के जो चीज़ अच्छी होगी हम उसका प्रयोग करेंगे मूल्यांकन में, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इस प्रकार मूल्यांकन करते समय बालक और समाज दोनों पर ध्यान देना चाहिए कि बालक क्या कर रहा है, समाज क्या चाहता है, दोनों पर ध्यान देना चाहिए। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सारे टाइप के जो गुण होते हैं सब क्या वांछनीय हैं, साथ में समाज के आदर्श क्या समाज चाहता है, ठीक है, कैसे वहाँ रहना है, क्या लक्ष्य हैं, क्या कैसे आवश्यकताएं हैं, इन सब पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसी के अनुकूल शिक्षण कार्य होना चाहिए, ठीक है। मतलब अब देखिए हम लोग, आप जानते हैं जैसे हम लोग की जो एजुकेशन है उसमें सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि हमारा समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसीलिए अब हम लोग को सेक्स एजुकेशन डायरेक्टली हम लोग नहीं देते हैं। आपने देखा होगा टीचर्स ज़्यादातर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर के कुछ पार्ट छुटवा देते हैं, पढ़ाते ही नहीं हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम लोग को अपनी शिक्षण विधि में मूल्यांकन के अंतर्गत यही देखना पड़ता है कि ये समाज और बालक दोनों के अंतर्गत मतलब सही है या नहीं है, अनुकूल है या नहीं है, ठीक है। मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, ठीक है। मूल्यांकन का ये जो टैगरसन और एडम्स हैं, इन्होंने क्या कहा कि मूल्यांकन जो है वो बस यही है कि किसी वस्तु हो या कोई प्रक्रिया हो उसका मतलब मूल्य निश्चित कर दीजिए आप, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया या सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में, मतलब जो आपने शिक्षण क्रियाएं करी हैं या सीखा है उनसे आपको अनुभव मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस मिल रहा है, और उनके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, ये सब इसमें दिया गया है। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो शिक्षण प्रक्रिया है वो केंद्र बिंदु बालक है, मतलब केंद्र बिंदु इसका क्या है, बालक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो केंद्र बिंदु थे कई लोग शिक्षक को मानते थे, या जो हम लोग का जो चैप्टर है, सेंटर का मतलब क्या था, जिस पे हमें पूरा फोकस करना है, जिसके दम पे हम लोग मानते हैं कि कोई चीज़ चल रही है। तो यहाँ पे केंद्र क्या है, बालक है, यानी बालक बच्चे हैं, बच्चों के दम पे शिक्षा चल रही है, ये माना जाता है, ठीक है। तो उसी के आधार पे कहा गया है कि केंद्र बिंदु बालक है, अतः उसकी आवश्यकताएं और रुचियों के अनुकूल पाठ्यक्रम व प्रस्तुति करके बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना चाहिए। मतलब उसकी क्या रुचि है, वो क्या चाहता है। अब मान लीजिए बच्चा जो है वो पढ़ना चाह रहा है बायोलॉजी, हम लोग उसे पढ़ाया जा रहा है मैथ, तो उसकी रुचि नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल, तो वो कहाँ से सीख लेगा। तो बच्चे की रुचि होनी चाहिए, पहले ऐसा नहीं था, पहले अलग था सिस्टम, बाद में से केंद्र बिंदु बालक बनाया गया इसका, ठीक है। विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार परिवर्तन में विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है, ठीक है।
विद्यालय क्या करे, बालकों के व्यवहार जो है उसमें परिवर्तन क्या आया है, ठीक है, उसकी व्याख्या करे, उसी को हम लोग मूल्यांकन बोल देंगे। तो आपको इतनी सारी मूल्यांकन की डेफिनेशन मिल गई हैं, आप इसमें से कोई भी पढ़ लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कोठारी कमीशन वाला आपका फर्स्ट ईयर में भी था, इसका अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही है। कोठारी कमीशन 1966 ने मूल्यांकन को क्या कहा गया। अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, मतलब जो मूल्यांकन है वो कुछ नहीं है, संपूर्ण, आपको इतना कठिन लैंग्वेज याद नहीं करनी, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए कि कोठारी कमीशन ने क्या कहा कि जो पूरी शिक्षा प्रणाली है, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका एक पार्ट है ये मूल्यांकन। उसका शैक्षिक उद्देश्य जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, शैक्षिक वो जो हैं ऑब्जेक्टिव्स, उनसे इसका संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, बस मतलब आपस में रिलेशन है उनका, बस इतना सा ध्यान रखना है। आगे आ जाइए, मूल्यांकन के उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है, छात्रों का वर्गीकरण करना, मतलब उन्हें विभाजित करना, छात्रों को उचित शैक्षिक और व्यावसायिक मार्ग निर्देशन प्रदान करना कि क्या उनके लिए शैक्षिक उचित है, व्यावसायिक उचित मार्गदर्शन है, ये सब बताना है। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम में उचित संशोधन किया जा सकता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, ये मूल्यांकन के द्वारा हो सकता है। मूल्यांकन का प्रयोग छात्रों में लर्निंग की मात्रा ज्ञात करने के लिए कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितना लर्न कर रहे हैं, इसको जानने के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक, फिर देखिए आगे देखिए, मूल्यांकन के द्वारा शिक्षकों की कुशलता, मतलब शिक्षक जो है, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वो कितने कुशल हैं या कितने सफल हैं, उसको इसको नापा जा सकता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की क्या कमजोरी हैं, क्या उनकी योग्यताएं हैं, उसको प्राप्त जानकारी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। शिक्षण विधियाँ जो हैं, जो टेक्निक्स हैं जिनसे हम लोग पढ़ते हैं, या प्रैक्टिकल थ्योरी या थ्योरी टाइप टेक्निक्स जो भी वो हैं, उनकी उपयोगिता कितनी है, कि प्रैक्टिकल से ज़्यादा बच्चे समझ पा रहे हैं या थ्योरी से ज़्यादा समझ पा रहे हैं, इससे पता लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, एक्टिविटीज़, प्लानिंग, ये सब क्या है, इसमें ये सब मूल्यांकन में आ जाता है। मूल्यांकन का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपनी सीमाएं समझने, समस्याएं समझने एवं उनकी प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान करना भी है। मतलब आखिर प्रॉब्लम्स क्या है बच्चों को, मूल्यांकन का मतलब क्या है कि आखिर बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या है, किस चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम है, ये वो समझें। ठीक है, और फिर उसको मतलब उसे हटाने, उसे कैसे ख़त्म करें उस प्रॉब्लम को, ठीक है, उसके बारे में मूल्यांकन से वो समझ सकते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या है कि व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति कैसे करनी है, ये भी हम लोग इसमें मूल्यांकन में समझते हैं। मतलब अपनी खुद की पर्सनल नीड क्या है और समाज की नीड क्या है, ये भी हम लोग कैसे समझेंगे मूल्यांकन से। देखिए एनसीईआरटी 1960 में मूल्यांकन के 3 बिंदु, देखिए चलने वाली प्रक्रिया बताई थी, इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए, एक शैक्षिक उद्देश्य, लर्निंग एक्सपीरियंस और बिहेवियर चेंज। ठीक है, देखिए शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। देखिए ये एनसीईआरटी के अनुसार था 1960 में। उद्देश्यों का निर्धारण, ये रहा, अधिगम अनुभव का प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। ये अंदर वाले पॉइंट आप मत याद रखिए, ये 3 पॉइंट याद रखिए बस, कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सौंपने का विवरण इस प्रकार किया जा सकता है। एक, उद्देश्यों का निर्धारण हो जाएगा कि हमारे आखिर उद्देश्य क्या है। फिर अधिगम अनुभव को प्रदान करना, जो अधिगम से हम लोग जो पढ़ेंगे उसका अनुभव हम लोग को मिलेगा, और अनुभव जो मिलेगा उससे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो व्यवहार परिवर्तनों के आधार पर कि आखिर कितना व्यवहार हमारा चेंज हुआ है उन अनुभवों से, ठीक है, उसके आधार पर मूल्यांकन। ठीक, देखिए हमारे कोई उद्देश्य होंगे, शैक्षणिक उद्देश्य यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कुछ ना कुछ होंगे, उससे क्या होगा, हमें सीखने से कुछ ना कुछ मिलेगा, उससे सीखने को, जब हम कुछ सीखेंगे तो हमें अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, उस एक्सपीरियंस से हमें कुछ ना कुछ व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ठीक है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, आप ये बना भी सकते हैं ट्रायंगल, इस चीज़ के भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए आप लोग। मूल्यांकन, ये तीनों ही बिंदु एक दूसरे से संबंधित हैं, अतः जैसे ही शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण हो जाता है कि शिक्षा आखिर क्यों कराई जा रही है, मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मतलब शिक्षा के उद्देश्य अगर हमें पता चल जाए कि आखिर क्यों हो रही है, तो उसके बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होती है शुरू हो जाती है। ठीक है, बालक के व्यवहार में कुछ परिवर्तन की प्राप्ति समाप्त हो जाती है, कि आखिर डिजायर्ड चेंज है वो समाप्त हो जाते हैं। यदि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती, जो शिक्षण है उसके जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त नहीं होते, मान लो हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, वो नहीं समझ में आ रही, तो हम लोग से दोबारा पुनः निर्धारित किया जाएगा कि हाँ ऐसा नहीं से ऐसे करो, दोबारा कराओ। शिक्षण कार्य में सुधार एवं शिक्षण बिंदु को चयन नए प्रकार से किया जाएगा, कि अब जो हमें इस तरीके से नहीं पढ़ाना, इस बार हमने प्रैक्टिकल्स करके पढ़ाया था, अब हम लोग इन्हें नेचुरली पढ़ा के देखेंगे। ठीक है, तो तरीके चेंज किए जाएंगे। ठीक, इस प्रकार मूल्यांकन का वास्तविक लक्ष्य शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना है। मतलब अभी तक जो शिक्षा है हमारी क्या है, बालक केंद्रित है, लेकिन मूल्यांकन का अर्थ क्या है,
कि शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित की, आखिर क्या उद्देश्य है इसका जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आखिर चाहते क्या है, तो उद्देश्य केंद्रित बनाना है, तभी शिक्षा में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है, ये इनका मानना है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग ये पढ़ेंगे, मापन और मूल्यांकन में अंतर, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।